हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मानिक महाजन। आज हम अपनी सीरीज के लेक्चर नंबर 6 की शुरुआत करेंगे ऑफ यूनिट थर्ड। एंड यूनिट थर्ड है हमारी सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग महाभारत। तो महाभारत का रेफरेंस देते हुए हमने यूनिट लेक्चर नंबर 5 में ये डिस्कस किया था कि किनशिप सिस्टम क्या होता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ मैरिजेस, और वन सिस्टम क्या है, गोत्र सिस्टम क्या है, और कास्ट के टाइप्स क्या क्या थे। तो वो सब छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की थी, अब उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा सब टॉपिक होगा वो है बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, कि आदमी का स्टेटस बर्थ से कैसे डिसाइड हो सकता है और उसमें क्या क्या आगे फर्दर प्रॉपर्टीज हो सकती है। सो लेट अस हैव अ लुक। अगर हम बात करें क्राइटेरिया फॉर सोशल पोजीशन, तो सोशल पोजीशन इंसान की उस टाइम पीरियड में कैसे डिसाइड होती थी, उसका क्राइटेरिया क्या है वो चेक करते हैं। द सोशल पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, अलग अलग सेक्शन की सोशल पोजीशन है वो किस बेसिस पे शेप होती थी, वो शेप होती थी अकॉर्डिंग टू द एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज। आपका इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक्सेस कितना है वो को रिलेटेड है किसके साथ, सोशल पोजीशन के साथ। अगर आपका रिसोर्स अच्छा है और आपकी टेक्निकली सोशल पोजीशन सोसाइटी में भी बेटर ही होगी। आगे क्राइटेरिया ऑन विच प्रॉपर्टी इज ग्रांटेड, प्रॉपर्टी जो आपस में एक दूसरे को डिवाइड होती थी या ग्रांट होती थी, उसके दो क्राइटेरिया थे। पहला क्राइटेरिया है जेंडर के बेसिस पे, दूसरा क्राइटेरिया है वर्ण के सिस्टम पे। और हमें पता है वर्ण के टाइप्स कितने हैं। तो जेंडर और वर्ण आर टू मेजर क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे प्रॉपर्टी डिवाइड हुआ करती थी। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन ईच। हम बात करें 4.2 सब टॉपिक की, वह है जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का डिवीजन या एक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द बुक मनुस्मृति, इस बुक के अकॉर्डिंग द पैटर्नल स्टेट हैज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग सन्स। जो पिता की प्रॉपर्टी है या पैटर्नल आपका एसेट है, जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे किसमें डिवाइड होंगे, डिवाइडेड इक्वली अमंग द सन्स, सिर्फ बेटों में इक्वली डिवाइड होने चाहिए आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स। ओके, विद स्पेशल शेयर ऑफ द एल्डेस्ट। तो सबसे बड़े बेटे को थोड़ा स्पेशल शेयर दिया जाएगा, ये मनुस्मृति के अकॉर्डिंग कहा गया था। उसके बाद वुमेन कुड नॉट क्लेम, वुमेन को पेटर्नल प्रॉपर्टी से कोई क्लेम नहीं दिया जाता था, ये भी हमें देखने को मिला। उसके बाद हाउएवर वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स, दे वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स गिवन या रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज। तो मैरिज के टाइम पर उनके पैटर्नल साइड से जो उनको गिफ्ट मिला उनको रिटेन करने की या उनको रखने की उनको अनुमति थी, ये उनका रूल था। और इस पूरे प्रोसेस में जो उनको गिफ्ट मिले हैं मैरिज के दौरान, उस टर्म को एक नाम दिया गया, उसका नाम है स्त्री धन। ये एक टर्म है, ये एमसीक्यूज में आपके पास आ सकती है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कि व्हाट इज बेसिकली स्त्रीधन। स्त्रीधन आर द गिफ्ट्स रिटेन बाय द वुमेन एट द टाइम ऑफ मैरिज, जो उसको मैरिज के टाइम पर मिले। आगे बढ़ते हैं। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन, ये जो स्त्रीधन आपको गिफ्ट मिले हैं वुमेन को, वो कौन कौन इनहेरिट कर सकते हैं, वो उसके बेटों को, उनके बच्चों को मिल सकते हैं विदाउट द हस्बैंड, हस्बैंड का उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति वुमेन आर नॉट सपोज, दे आर नॉट सपोज टू होल्ड, इकट्ठा नहीं करना है क्या, फैमिली प्रॉपर्टी, दे आर नॉट एक्सेप्ट टू होल्ड फैमिली प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल्स विदाउट द हस्बैंड परमिशन। तो अकॉर्डिंग टू द बुक हस्बैंड के परमिशन के बिना उनको प्रॉपर्टी होल्ड करने की अनुमति या प्रोविजन से एक्सेस नहीं था। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। मैन के बारे में क्या क्या है, मैन है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति मैन के लिए ये कहा गया देयर आर 7 मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, वेल्थ को अक्वायर करने के, वेल्थ को अटेन करने के 7 तरीके थे। क्या क्या, इनहेरिटेंस जो पेरेंट्स से आएगा, फाइंडिंग कोई आपने चीज मिली खोजी, दूसरा खरीदा परचेज, और कंक्वेस्ट आपने लड़ाई में जो चीज जीती है वो कंक्वेस्ट के अंदर आ जाएगी। तो दीज आर द 4 वे इन विच मैन कैन अटेन प्रॉपर्टीज। आगे भी है इन्वेस्टमेंट, वर्क काम से जो कमाया, और एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट फ्रॉम गुड पीपल। तो अगर आप सब्जेक्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दे हमारा एक कंसेप्ट बन सकता है कि मैन के अकॉर्डिंग या मनुस्मृति के अकॉर्डिंग मैन को वेल्थ अक्वायर करने के कितने प्रोसेस हो सकते हैं। तो दे आर 7 नाम, इनहेरिटेंस, फाइंडिंग, परचेज, कंक्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट, वर्क एंड द गिफ्ट पार्ट। आगे चलते हैं। वुमेन के लिए कुछ और बातें कही गई है। देयर आर 6 मीन्स ऑफ अक्वायरिंग वेल्थ,
अकॉर्डिंग टू वुमेन देयर आर 6 मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। क्या क्या? व्हाट वाज गिवन टू द वुमन इन फ्रंट ऑफ द फायर, इसका मतलब मैरिज के टाइम पर उनको क्या मिला। दूसरा ब्राइडल पोसेशन, शादी के टाइम पे जो चीज मिल रही है वो, और एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन, प्यार से उसको जो दिया जाए बाय हर फैमिली मेंबर्स या बाय हर हस्बैंड, व्हाट शी गॉट फ्रॉम हर ब्रदर एंड व्हाट फ्रॉम मदर एंड फादर। तो फैमिली से जो उसको मिल रहा है दैट कैन बी पोसेस्ड बाय द वुमन। आगे, शी कुड ऑल्सो एक्वायर वेल्थ थ्रू एनी सब्सिक्वेंट गिफ्ट, a gift given by her affectionate husband might be given her। तो अकॉर्डिंग टू द बुक मनुस्मृति, जो उसके हस्बैंड ने, जो उसके फैमिली ने उसको दिया या मैरिज के टाइम पे जो उसको मिला, दैट कैन बी पोसेस्ड बाय द वुमन। So these are the wealth according of men and women according to gender। नेक्स्ट, वर्ण के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का एक्सेस कैसे होगा उसको हम चेक करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस कर ही लिया, वर्ण हमारे 4 टाइप के थे। कौन कौन से? वो हमारा 4 टाइप्स हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 टाइप्स हैं। हर किसी का एक ना एक ऑक्यूपेशन भी होता था कि इस वर्ण के लोगों को ये पर्टिकुलर काम करना चाहिए, वो डिसाइडेड था, प्री डिसाइडेड था पहले से। तो उसी के बारे में देखेंगे कि प्रॉपर्टी का एक्सेस अलग अलग वर्ण को कैसे होगा। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, another criteria for access was one was another criteria to acquire the wealth, only occupation prescribed for shudra was servitude। तो शूद्र के लिए जो ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब था वो था बाकी 3 वर्णों को सर्व करना। ओके, while a variety of occupation were listed for men for the first 3 months, लेकिन बाकी 3 वर्णों के लिए वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्टेड थे। उसके बाद इफ दीज प्रोविजन वर एक्चुअली इंप्लीमेंटेड, द वेल्थिएस्ट मैन वुड हैव बीन ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस। तो ऐसा देखा गया कि अगर केवल मनुस्मृति या बुक के अकॉर्डिंग चला जाए, अगर एग्जैक्टली उनकी बातें फॉलो की जाती, तो जो सबसे वेल्थिएस्ट पर्सन हो सकते थे वो केवल ब्राह्मण्स और क्षत्रिय ही हो सकते थे, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब बुक्स में जो बातें लिखी गई हैं वो एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में सारी की सारी फॉलो नहीं हुई है। तो ये इस पॉइंट का मतलब है। तो इफ वर एक्चुअली इंप्लीमेंटेड, द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय कुड बी द वेल्थिएस्ट, ये कहने की बात थी। इवन एज द ब्राह्मणिकल व्यू ऑफ सोसाइटी वाज कोडिफाइड इन द धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र, अदर ट्रेडिशन डेवलप क्रिटिक्स ऑफ द वन ऑर्डर। तो इस पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि क्रिटिक्स वर देयर फॉर द वन ऑर्डर, क्योंकि अगर उनकी व्यू से सोसाइटी चलाई जाती तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर वन सिस्टम ऑल्सो। तो क्रिटिक्स भी बहुत थे जो वन ऑर्डर को क्रिटिसाइज करते थे। आगे, द बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइज दैट देयर वर डिफरेंस इन सोसाइटी बट डिड नॉट रिगार्ड एज नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल। तो बुद्धिस्ट जो थे लोग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि सोसाइटी में काफी डिफरेंसेस हैं। तो यही आप सोच सकते हो बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी का एकमात्र कारण भी बना, क्योंकि उन्होंने वन सिस्टम को टोटली डिसरिगार्ड करा कि वन सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। तो बुद्धिस्ट ने बोला कि सोसाइटी में डिफरेंसेस है, बट ये सारे जो डिफरेंसेस है नेचुरल नहीं है। ठीक है, ये उनका कहना था। आगे, दे ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ स्टेटस। तो बुद्धिज्म ने रिजेक्ट करा इस वन सिस्टम को, और ये जो आइडिया है स्टेटस को क्लेम करने का ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, इसको पूरा दरकिनार किया, इसको पूरा डिस्क्वालीफाई किया। तो यही एक मेन कारण था कि बुद्धिज्म जो था वो उस मोमेंट पे काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत, ये है हमारा 5th सब टॉपिक। हम बात करेंगे एनालाइजिंग ऑफ टेक्स्ट। तो जो महाभारत का क्रिटिकल एडिशन लिखा, उसको एनालाइज करने के लिए बहुत मेहनत लगी, 47 ईयर्स का टाइम लगा। लेकिन उसको कंसिडर एनालाइज करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स डाले गए वो चेक करते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन ऑफ हिस्टोरियन, तो क्या क्या एलिमेंट्स जो थे वो कंसिडर करे गए हिस्टोरियंस के द्वारा, क्या क्या एलिमेंट चेक किए गए, उनकी एक एक बात हम देख लेते हैं। पहला एलिमेंट वो चेक किया, लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट, कि जो आप महाभारत के सोर्स इकट्ठे कर भी रहे हो अलग अलग रीजन से, उनकी लैंग्वेज क्या थी, क्या लैंग्वेज थी, क्या वो ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी। और जैसा कि हम जानते हैं ऑर्डिनरी लोगों की जो लैंग्वेज मानी जाती है वो लैंग्वेज थी आपकी ये, उसका नाम है प्राकृत।
प्राकृत, प्राकृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, ना कि संस्कृत। तो हमने ये देखा कि जो महाभारत का हमने सोर्स इकट्ठे करे भी हैं, उनकी लैंग्वेज क्या थी। पहला एलिमेंट तो ये, क्या वो कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी या लैंग्वेज ऑफ द प्रीस्ट एंड एलीट्स। तो प्रीस्ट और एलीट्स की लैंग्वेज और ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज में कहीं डिफरेंस तो नहीं था, और वैसे भी था, लोगों की कॉमन लैंग्वेज थी प्राकृत, और प्रीस्ट जो यूज करते थे वो थी संस्कृत। आगे, व्हाट इज द काइंड ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का काइंड क्या था, क्या वो मंत्र के फॉर्म में थे या वो स्टोरी की फॉर्म में थे। ये जितना भी आपने मटेरियल इकट्ठा किया है उसमें फॉर्मेट कैसा था, मंत्र वाला या स्टोरी वाला। तीसरा, ऑथर्स पर्सपेक्टिव, ऑथर्स पर्सपेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये उस टाइम पर हाँ, कहां थे हम। तो व्हाट वाज द ऑथर्स पर्सपेक्टिव, ऑथर्स पर्सपेक्टिव मतलब किसी भी इंसिडेंट को ऑथर किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हर पर्सन के अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसको लिखने का या रिप्रेजेंट करने का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है। तो ऑथर्स पर्सपेक्टिव इन राइटिंग द टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद द ऑडियंस, कि ये कंटेंट किसके लिए लिखा गया था, कहीं ये जो टीम जीत रही है उसके लिए लिखा गया है, या टीम हार रही है उसके लिए लिखा गया है, या न्यूट्रल जनता के लिए। तो ऑडियंस कौन सी थी, किस रीजन की थी, उससे भी आपके टेक्स्ट पे काफी असर पड़ सकता है। और टेक्स्ट वही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो मल्टीपल जगह पे कॉमन आ रहे हो। ठीक है, आगे, डेट ऑफ द कंपोजिशन, कि टेक्स्ट जो कंपोजिशन हुए या बने उसकी कंपाइलेशन की डेट क्या हो सकती है, वो किस टाइम में लिखे गए थे। आगे, द लोकेशन या प्लेस ऑफ कंपोजिशन। तो ये 6 फैक्टर्स हैं, ये 6 एलिमेंट्स हैं जो आपके हिस्टोरियंस ने कंसीडर किए होंगे जब उन्होंने टेक्स्ट को एनालाइज किया होगा। क्या क्या, लैंग्वेज, ठीक है, कि वो ऑर्डिनरी लोगों की थी या प्रीस्ट की थी। उसके बाद काइंड ऑफ टेक्स्ट, ऑथर का पर्सपेक्टिव, ऑडियंस, डेट और लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ महाभारत। तो महाभारत के बेसिक बेसिक एलिमेंट्स क्या थे, तो वही करते हैं। द संस्कृत यूज इन द महाभारत इज सिंपलर देन दैट ऑफ द वेदास एंड द प्रशस्ति। दो महाभारत लिखते टाइम जो लैंग्वेज यूज की थी संस्कृत वाली, वो कंपेरेटिवली इजियर थी एज कंपेयर टू वेदास एंड प्रशस्ति। सो इट वॉज प्रोबेबली बेटर टू बी अंडरस्टूड, इसलिए उसको समझना आसान था। ठीक है, बट हु रोट द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट किसने लिखा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली में ये टेक्स्ट, ये कंपाइल जो हुआ, जो लिखा गया, ये लिखा गया जो चैरियट बियरर थे, जो आपके बैटल फील्ड में लोग जाते थे, जो आपका लीड करते थे अपने वॉरियर्स को, उनके चैरियट बियरर्स, उनकी जो स्टोरी टेलिंग है, उन्होंने जो पोइम बोली, अपने सोसाइटी में सुनाया, उनकी वीर गाथाएं। तो ये जो स्टोरी टेलिंग, पोएम टेलिंग जो चलती आ रही है, ये एक मेजर सोर्स था, ये एक मेजर सोर्स था आपके महाभारत का। उसके बाद द ओरिजिनल स्टोरी वाज कंपोज बाय द चैरियट बार्ड्स, जो आपके चैरियट चलाते थे, जो वॉरियर्स को लीड करते थे। चैरियट बार्ड्स नोन एज द सुतास, इन लोगों को सुतास के नाम से जाना जाता। तो मतलब जो उनका व्हीकल चलाते थे आपके वॉरियर्स का, चैरियट बार्ड्स, उनको किस नाम से जाना जाता था, उनको हम सुतास के नाम से जानते थे, और यही मेजर स्टोरी टेलिंग में रोल प्ले करते थे। ये लोग अकंपनी करते थे किनको, क्षत्रियस को, जो वॉरियर्स थे, टू द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड में उनके साथ जाते थे। एंड इनका मेजर काम जो रोल रहा वो था कंपोजिशन ऑफ पोइम्स। इन्होंने पोइम्स कंपोज की ताकि ये बढ़ चढ़कर वीर गाथाएं लोगों को सुना सके कि उस वॉरियर ने ऐसा काम किया या उस वॉरियर ने इसको हराया। ठीक है, दे कंपोज पोएम्स सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्रीज, जो विक्ट्री हुई किसी वॉरियर की उसको सेलिब्रेट करा पोएम्स के थ्रू, बताया लोगों को बढ़ चढ़कर। एंड देयर अकम्प्लिशमेंट्स, उनकी और क्या क्या उन्होंने विक्ट्रीज की, क्या क्या उन्होंने लीड किया कैसे बैटलफील्ड में, ये सब छोटी छोटी बातें पोएम्स के थ्रू बताई कि इन्होंने। चैरियट बार्ड्स थे जिनको किस नाम से जाना जाता था, नाम हम नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, नाम है सुतास। चलिए, दीज कंपोजिशन वर सर्कुलेटेड ओरली, लेकिन ये कंपोजिशन जो सर्कुलेट होते थे वो रिटर्न फॉर्म में नहीं, वर्बल फॉर्म में होते थे, ओरली बताए जाते थे। बाय 5th BCE द ब्राह्मण्स बिगिन कमिटिंग टू द राइटिंग। तो इस 5th BCE के बाद आपके ब्राह्मण्स ने लिखना स्टार्ट करा, लेकिन उससे पहले
ये जो कहानी है, ये जो आपकी पोएम्स हैं, ये किसके थ्रू आगे बढ़ी? ये बढ़ी सुतास के थ्रू। वो कौन थे? आपके चार्यट पार्ट्स। चलिए, एलिमेंट्स ऑफ महाभारत आगे बढ़ते हैं। ऑल दीज एडिशंस मेड द टेक्स्ट विच स्टार्टेड विद लेस देन, अच्छा जितने भी ये टेक्स्ट थे ये लिखना स्टार्ट हुए कहां से कहां तक स्टार्ट हुए? 10,000 वर्सेस से लेकर वन मोर देन 1 लाख वर्सेस। दिस वर्क इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू सेज वेद व्यास। तो वेद व्यास को लिखने का काम जो है हम वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इन्होंने लिखा है, कंट्रीब्यूशन इन्होंने डाला है। कहाँ कितने से कितने वर्सेस थे? 10,000 से लेकर 1 लाख। तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत के जो टोटल वर्सेस है वो 1 लाख से भी ज्यादा है। द टेक्स्ट प्रेजेंटेड इज क्लासिफाइड इन 2 सेक्शन। टेक्स्ट को आपने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहली सेक्शन जिसमें स्टोरीज हैं, द वन सेक्शन दैट कंटेन्स स्टोरीज, जिसको नरेटिव के फॉर्म में हम डेजिनेट करते हैं। और दूसरा अदर सेक्शन कंटेन्स प्रिस्क्रिप्शन अबाउट सोशल नॉर्म्स। तो सोशल नॉर्म्स क्या होने चाहिए, जिनको जो आगे प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उस सोशल नॉर्म्स को आगे रेफर किया गया, वो लिखा गया। उस पार्ट का सेक्शन को हम सोशल नॉर्म्स वाला पार्ट कह सकते हैं, जिसको एक नाम से जाना जाता है, डायडेटिक। तो डायडेटिक आई कैन से डायडेक्टिक बेसिकली है क्या? डायडेक्टिक इंस्ट्रक्शंस है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सोशल नॉर्म्स जो सोसाइटी को फॉलो करनी चाहिए। तो आपकी महाभारत को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, मेजर मेजर। पहली सेक्शन जिसमें स्टोरी है, दूसरी सेक्शन जिसमें डायडेक्टिक है। डायडेक्टिक बेसिकली क्या है? ये आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। आगे दिस सेक्शन इंक्लूड स्टोरीज एंड नैरेटिव कंटेनिंग सोशल मैसेज। इसमें सोशल मैसेज आपका जाएगा। तो मतलब वी कैन से एक इंस्ट्रक्शन जा रही है कि भाई ऐसा आइडियली फॉलो होना चाहिए। पॉलीएंट्री मैरिज इन महाभारत। तो पॉलीएंट्री टर्म से हम पहले भी वाकिफ हैं, हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। व्हाट इज पॉलीएंट्री मींस? पॉलीएंट्री इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स। पॉली मींस मल्टीपल, एंट्री मींस इट इज रिलेटेड टू मेन। तो पॉलीएंट्री एक ऐसे वुमेन के लिए यूज किया जाएगा। पॉलीएंट्री मैरिज एक ऐसी मैरिज है जिसमें सिंगल वुमेन के मल्टीपल हस्बैंड्स हो। और महाभारत में ऐसा देखा गया है। द्रौपदीज मैरिज वाज विद द, मतलब द्रौपदी की मैरिज 5 भाइयों से हुई पांडव में, तो देखा गया इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीएंट्री मैरिज। ठीक है, लेकिन पॉलीएंट्री मैरिज आज भी कई ट्राइब्स में फॉलो होती है। अब इसको फॉलो होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका सोशल कारण भी हो सकता है, जियोग्राफिकल कारण भी हो सकता है, और कल्चरल कारण भी हो सकता है। सोशल ये हो सकता है कि वहां पे सोसाइटी में लेडीज या गर्ल की स्ट्रेंथ लिटरली कम हो। गर्ल चाइल्ड वी कैन से इन्फेंटिसाइड होता है, तो गर्ल स्ट्रेंथ अगर कम हो, फीमेल स्ट्रेंथ कम हो, तो वहां पे ये बड़ा लाजमी है कि ये वाली चीज फॉलो हो सकती है। कई ट्राइब्स में होता भी है ऐसा। ठीक है, दूसरी बात और क्या हो सकता है? कल्चर। एक कल्चर चला आ रहा है कि हाँ ये हमारा कल्चर है भाई, हमें इसको फॉलो अप करना ही करना है। तो कल्चरल रीजन भी है, सोशल रीजन भी है ना, और जियोग्राफिकल भी हो सकता है। जियोग्राफिकल की ये पर्टिकुलर लोकेशन है, यहाँ पर फीमेल्स की प्रॉपर्टी पॉपुलेशन ऐसे ही कम है, तो मल्टीपल रीजंस कुड बी देयर टू फॉलो दिस पॉलीएंट्री सिस्टम। आगे, तो पॉलीएंट्री मैरिज इन महाभारत सजेस्ट डिफरेंट थिंग्स। मल्टीपल थिंग्स रेफर हो सकती हैं, क्या क्या वो चेक कर लेते हैं। दे इट मे बी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वुमेन ड्यू टू द वॉर्स। तो वॉर के दौरान वुमेन की शॉर्टेज हो गई होगी, तो उस कारण से ये वाला सिस्टम फॉलो किया होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, ड्यू टू सिचुएशन क्राइसिस। सिचुएशन कोई क्राइसिस आ गई होगी, बट ये कोई रिफ्लेक्ट नहीं करता कि सोशल रियलिटी उस टाइम की क्या थी। मतलब पॉलीएंट्री मैरिज होना ना होना कंडीशनल है, ये कोई कंपल्शन नहीं है, और ये उस टाइम की सोशल सोसाइटी को जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्ट ही करे कि उस टाइम पर या सोसाइटी यही चीज फॉलो करती ही थी। क्या पता सिर्फ एलीट क्लास या राजा महाराजाओं में यही सिस्टम फॉलो होता होगा, लेकिन सब में नहीं। ठीक है, तो पॉलीएंट्री इज दिस टाइप ऑफ मैरिज। आगे, एक्सकवेशन ऑफ हस्तिनापुर। हस्तिनापुर एक लोकेशन है, वहां पे एक्सकवेशन हुई, क्या क्या मिला हमें चेक कर लेते हैं। एक्सकवेशन एट हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ लोकेटेड है? ये मेरठ यूपी में लोकेटेड है। इट वाज कंडक्टेड इन 1951 से 1952 में, लेकिन किन्होंने की? बाय बीबी लाल। तो बीबी लाल एक पर्सनैलिटी थे, उन्होंने ये एक्सकवेशन स्टार्ट की कहाँ पे? हस्तिनापुर में। लेकिन वो किसके मेंबर थे? ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर। ठीक है,
उन्होंने क्या देखा, हाउसेस ऑफ दिस पीरियड, इस टाइम पीरियड के जो घर थे वर बिल्ट बाय मड ब्रिक एज वेल एज बर्न्ड ब्रिक्स। तो दो किस्म के ब्रिक्स से घर बनते थे, मड ब्रिक्स और बर्न्ड ब्रिक्स से। फिर क्या देखा, सोकेज जार्स एंड ब्रिक ड्रेन्स वर यूज फॉर ड्रेनिंग आउट रिफ्यूज वाटर। तो पानी को बाहर निकालने के लिए ड्रेन्स यूज होती थी, ये भी देखा गया। एंड कुछ और देखा गया, टेराकोटा रिंग वेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, टेराकोटा रिंग वेल्स हैव बीन यूज्ड बोथ एज वेल्स एंड ड्रेनेज पिट्स। ये जो टेराकोटा की वेल थी, इसको फॉर द पर्पज ऑफ ड्रेनेज, इरिगेशन और अपने पर्सनल यूज के लिए भी यूज किया जाता था। तो ये है एक्सकवेशन ऑफ हस्तिनापुर के मेजर बातें। तो अब हम मेन कंटेंट हमारा थ्योरी वाला खत्म हो चुका है, अब हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महाभारत। महाभारत की कुछ स्टेटमेंट्स है और इन सारी स्टेटमेंट में हमें पढ़ना क्या है, वी हैव टू स्टेट विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मुझे इन सब में सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हिस्टोरियंस हैव सेट असाइड द ट्रेडिशंस एज डिस्क्राइब्ड इन महाभारत। तो दे हैव सेट असाइड द ट्रेडिशन डिस्क्राइब्ड इन महाभारत, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ट्रेडिशंस को सेट असाइड नहीं किया था, उनको पढ़ा था, फॉलो किया था। इट हैज अराउंड 10,000 वर्सेस, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें 10,000 नहीं, मोर देन 1 लाख वर्सेस आपकी अवेलेबल है। द मेन थीम ऑफ महाभारत इज अबाउट द वॉरिंग प्रिंसेस अक्रॉस इंडिया। दो प्रिंसेस के बीच में या मल्टीपल प्रिंसेस के बीच में वॉर नहीं थी, ये बेसिकली स्टेटमेंट यहां पर गलत है। अक्रॉस इंडिया की बात नहीं है, एक क्लैन है, कौन सा क्लैन था, कुरु क्लैन। कुरु क्लैन में दो कजन्स थे, कौन कौन से कजन फैमिली थी, एक फैमिली थी पांडव्स वाली, एक फैमिली थी आपकी कौरव वाली। तो कुरु क्लैन के अंदर दो कजन के बीच में फाइट थी। तो इसलिए ये जो थीम है महाभारत की, इट इज नॉट अबाउट द वॉरिंग प्रिंसेस अक्रॉस इंडिया, इट इज ऑल अबाउट द फाइट बिटवीन द टू कजन्स या टू कजन फैमिली ऑफ अ सेम क्लैन। तो ये स्टेटमेंट हो चुकी है गलत, सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये गलत है। और डी की बात करें, इट्स क्रिटिकल एडिशन वॉज स्टार्टेड बाय के.आर. मंगलम, ये स्टेटमेंट गलत है, इन्होंने नहीं किया था, तो ये है हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट। तो सी गलत, डी गलत, सेट असाइड नहीं की थी, उनको भी कंसिडर किया था ट्रेडिशंस को, ए भी गलत। तो सारी स्टेटमेंट गलत है, तो विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट राइट नाउ, ठीक है। तो ये है आपकी फर्स्ट। व्हाट डज संस्कृत वर्ड कुला डिफाइन। तो संस्कृत वर्ड जो कुल है वो क्या डिफाइन करेगा, कुल का मतलब हो गया एक फैमिली क्लैन, एक फैमिली लाइनेज। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये नेबर्स डिटीज को नहीं डिस्क्राइब करेगा, ये आपकी फैमिली से रिलेटेड वर्ड है। तो कुल डिफाइंस द फैमिली पार्ट। आगे, हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन महाभारत। तो महाभारत में कुल मिलाकर कितने वर्सेस हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसमें 10,000 से 1 लाख थे, लेकिन ऐसा कंसिडर किया गया कि इसमें मोर देन 1 लाख वर्सेस अवेलेबल हैं इसमें महाभारत में। आगे बढ़ते हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन संस्कृतिस्ट, क्या नाम है उनका, वीएस सुधांकर and his team comprising of dozen of scholars initiated the task of preparing a critical edition of the Mahabharata. Okay, महाभारत का क्रिटिकल एडिशन बनाना था। Which of the following statement is incorrect? Point to be noted, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना अबाउट द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, फिर इसको धीरे धीरे एलिमिनेट करेंगे। द टीम वर्कड आउट अ मेथड ऑफ कंप्राइजिंग वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है, उन्होंने एक एक करके हर मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश की, उनको डेसिफर करने की कोशिश की, और ये भी देखा कि हर मैन्युस्क्रिप्ट या हर सोर्स में कॉमन चीजें क्या है। तो यस, कंपेयर करने की कोशिश की, ये स्टेटमेंट सही है। बी स्टेटमेंट, दे सिलेक्टेड द वर्ड्स दैट अपीयर्ड कॉमन। उन्होंने कॉमन वर्सेस जो मोस्टली सोर्सेस में कॉमन थी उनको पब्लिश किया और पब्लिश दी सेवरल वॉल्यूम्स रनिंग इनटू ओवर 1300 पेजेस। तो स्टेटमेंट गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। इन्होंने सारे सोर्सेस को कंपेयर किया और जो कॉमन बातें थी, जो कॉमन थी मोस्ट वर्जन्स में, वो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करी। ठीक है, आगे बढ़ते। दीज वेरिएशंस वर डॉक्यूमेंटेड इन फुटनोट्स एंड अपेंडिक्स ऑफ मेन टेक्स्ट। तो ये जो वेरिएशंस थी
वेरिएशन जो भी आपने कंसिडर करी, जो देखी वेरिएशन, वो उन्होंने मेन टेक्स्ट के अपेंडिक्स में लिख दी थी, मेंशन कर दी थी। तो ये स्टेटमेंट भी सच है। तो उन्होंने करा क्या, जितने भी डिफरेंसेस आए थे उनको भी अलग से मेन अपने अपेंडिक्स में मेंशन करा, किसके, बुक में। द प्रोजेक्ट टुक 49 ईयर्स, तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। एक्चुअली में 49 ईयर्स नहीं लगे थे, इस पूरे प्रोजेक्ट को 47 ईयर्स लगे थे। तो आंसर है 47 ईयर्स। तो आउट ऑफ द दीज फोर ओनली द लास्ट वन इज इनकरेक्ट, और आई थिंक मुझे इनकरेक्ट ही पूछा था, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। तो इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये है हमारा ये वाला एमसीक्यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which one of the following statement is not true regarding the word पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी सोसाइटी के बारे में हमने थ्योरी में लेक्चर नंबर 5 में पढ़ भी रखा है। तो अगर हम पैट्रिलिनी के अकॉर्डिंग जाएं तो हमें इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, हाँ नॉट ट्रू, वो हमें पढ़ना है। तो चेक करते हैं। पैट्रिलिनी हैड नॉट एग्जिस्टेड प्रायर टू द कंपोजिशन ऑफ एपिक। पैट्रिलिनी जो थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी महाभारत से पहले, तो ये बात गलत है। महाभारत के बाद इसको और ज्यादा प्रमोशन मिल गया, और ज्यादा वैलिडिटी मिल गई, लेकिन पैट्रिलिनी सोसाइटी वाज स्टिल देयर बिफोर द पीरियड ऑफ महाभारत। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली में पैट्रिलिनी का मतलब है, पैट्रिलिनी मीन्स ऐसी एक सोसाइटी जिसमें आप अपना डिसेंट ट्रेस करते हो फादर वाली साइड से, मतलब फादर के बाद सन, सन के बाद ग्रैंडसन। ये जो एक लाइनें चली आ रही है जिसमें सिर्फ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की बातें हो रही हैं, इसको पैट्रिलिनी बोलते हैं। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट ही गलत है। आगे पढ़ लेते हैं। पैट्रिलिनी मींस ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम द फादर सन, ये बिल्कुल सही बात है, ट्रेस करना है डिसेंट को फ्रॉम फादर वाली साइड। आगे, मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज क्लेम टू फॉलो सिस्टम ऑल्दो दे वर वेरिएशन इन प्रैक्टिस। मोस्टली जो सोसाइटी थी कहां के बाद, इस सेंचुरी के बाद, 6th सेंचुरी के बाद वो उसको क्लेम करती थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद, द कंसर्न विद द पैट्रिलिनी वाज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज, इट इज एविडेंट इन मंत्रास इन रिचुअल टेक्स्ट सच एज ऋग्वेदा। कंसर्न विद पैट्रिलिटी था, कहां पे था, रूलिंग फैमिलीज के बीच में, और ये हमें कहां दिखता था, रिचुअल टेक्स्ट में। तो ये सारी स्टेटमेंट सही है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट गलत थी। तो अगर हम नॉट ट्रू पर जाएं तो नॉट ट्रू के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट। तो ए पार्ट विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैरिज ड्यूरिंग अर्ली सोसाइटी। तो मैरिज के रूल्स क्या थे अर्ली सोसाइटीज में, हमें वो चेक करना है। तो चेक करते हैं। एट दैट टाइम सन्स वर इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ पैटर्नेज, डॉटर्स वर व्यूड रादर डिफरेंटली। ये बात तो सही है, सन को ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती थी पैट्रिलिनियन सोसाइटी में। आगे देखते हैं। एट द सेम टाइम मैरिंग देम इनटू द फैमिली आउटसाइड द किन वाज कंसिडर्ड डिजायरेबल। यस, मैरिज जो होती थी वो अपने किन शिप में या अपने फैमिली लाइनेज में नहीं करने को कहा जाता था। तो प्रेफर करते थे शादी जो भी हो, मैरिज जो भी हो, वो आपके किनशिप के बाहर हो, अपनी फैमिली लाइन के बाहर हो। तो आउटसाइड द किन सिस्टम, तो ये बात सच है। तो इस टाइप के मैरिज को एक नाम भी दिया जाता था, इसको बोलते हैं एक्सोगामी, मैरिज आउटसाइड द किन, दिस इज एक्सोगामी। ओके, तो ये स्टेटमेंट सच है। दूसरी, थर्ड, द सिस्टम ऑफ एक्सोगामी गिव राइज टू द बिलीव दैट कन्यादान और गिफ्ट ऑफ डॉटर मैरिज वाज एन इंपॉर्टेंट। ये बात भी सच है। कन्यादान एक वर्ड टेक्स्ट में देखा गया है, इट वाज कंसिडर्ड गुड फॉर द पेरेंट्स, फॉर द फादर, जो करना उनके लिए ओके था। तो ये स्टेटमेंट भी सच है। तो अगर हम सारी स्टेटमेंट देखें तो 1 2 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये जो मैरिज से रिलेटेड जितनी बातें आप देख रहे हो सारी की सारी सही हैं। तो आंसर होगा डी पार्ट, ऑल आर करेक्ट। Which of the following statement is incorrect about the meaning of endogammy? एंडोगामी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, इनमें कौन सी स्टेटमेंट आपकी जो है वो इनकरेक्ट है? तो मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है एंडोगामी से रिलेटेड। तो चेक करते हैं। एंडोगामी रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट, यूनिट के बाहर मैरिज करने को एंडोगामी नहीं बोलते, एंड इस आउटसाइड वाले जो यूनिट के बाद जो शादी होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोगामी। बाहर मतलब एक्सो, ठीक है, ओके। एंडोगामी रेफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट, विद इन अ यूनिट, ये बात सच है। अगर अपने ही किन ग्रुप में, अपने ही कास्ट सिस्टम में मैरिज कर रहे हो तो उस किस्म की मैरिज को एंडोगामी कहेंगे। तो ये बात सही है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट।
इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, ये भी गलत है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरी, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो अगर हम देखें, एंडोगमी रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट, तो हमारी तो 3 स्टेटमेंट रॉन्ग आ रही है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आई थिंक ये करेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो हमारी 3 स्टेटमेंट गलत आ चुकी हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट की जगह अगर हम करेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट। बी पार्ट विल बी आंसर। या इनकरेक्ट की जगह आप करेक्ट कर लें, तो आंसर होगा बी। चलिए, which among the following was a strategy adopted by which are the among the following strategy adopted by the Brahmins to enforce the one order? वन ऑर्डर को प्रोपोगेट करवाने के लिए ब्राह्मण ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई होगी, वो चेक कर लेते हैं। दे assert that one order was human creation। अच्छा, ह्यूमन क्रिएशन है, ऐसा कोई बात तो हमने सुनी नहीं। एडवाइस किंग्स टू पनिश दोस्त, पनिशमेंट की बात भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। दे परसुएटेड पीपल दैट स्टेटस ऑफ डिटरमाइंड बर्थ, ये बात सही है। उन्होंने लोगों को परसुएट करा, कन्विंस करा कि ये जो स्टेटस है, जो वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला क्लास सिस्टम जो बना है, ये बाय बर्थ है, ये परसुएट करा करा। तो परसुएशन वाज अ राइट टर्म, परसुएटेड पीपल दैट द स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय बर्थ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच है। दे परसुएट पीपल दैट द स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय ऑक्यूपेशन दे प्रैक्टिस, ना, वन सिस्टम वाज डिसाइडेड बाय बर्थ, ये मेन बात थी, ये परसुएट करने वाली बात थी। ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये गलत, ऊपर वाली गलत, ये भी गलत। तो एलिमिनेशन मेथड से आंसर आएगा सी पार्ट। तो सी पार्ट विल बी अवर आंसर। एकलव्य बिलोंग टू विच कैटेगरी? ओके, एकलव्य कौन थे? एकलव्य वो थे जो बेसिकली फॉरेस्ट में रहते थे। तो फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को निषाद के नाम से जाना जाता था। तो व्हाट आर निषाद? पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। तो जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे वो वन सिस्टम में नहीं आते थे, उनको अलग कैटेगरी में रखा गया, निषाद की कैटेगरी में रखा गया। तो एकलव्य कौन था? इट वॉज अ निषाद। निषाद वर द पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। अकॉर्डिंग टू द धर्म सूत्र एंड धर्म शास्त्र, क्षत्रिय वर टू एंगेज इन। तो इन स्क्रिप्ट्स के अकॉर्डिंग, बुक्स के अकॉर्डिंग, क्षत्रियों का काम क्या था? इनका काम था वॉरफेयर करना, प्रोटेक्ट करना पीपल को, जस्टिस लाना, स्टडी द वेदास एंड सैक्रिफाइस परफॉर्म। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 ही सही है। आई थिंक स्टडी एंड टीच वेदास जो काम है वो आपका क्षत्रियों का नहीं, वो आपका ब्राह्मण का काम है। तो ये जो काम है ये आपका ब्राह्मण का है, ठीक है। और एग्रीकल्चर, पैस्टोरल और ट्रेड, ये काम आपका वैश्य का, इस क्लास का था। और सर्विंग द ब्राह्मण, ब्राह्मण को सर्व करना, ये काम आपका सर्विंग वाला जो भी था वो था शूद्रस का। तो लास्ट इज ऑफ शूद्रस। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है अबाउट द ड्यूटीज लेड बाय इन मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉर द चंडालास। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चंडाल्स की जो ड्यूटी है इनमें से कौन सी नहीं है? दे हैव टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज, बात सच है। दे हैव टू यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स। दे वर सपोज टू वियर ओल्ड क्लोथ ऑफ विलेजेस एंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ शेल्स। इस बारे में हमने ऐसा कोई जिक्र कहीं टेक्स्ट बुक में, कहीं एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं लग रही। दे हैड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज, ये बात सच है, विलेज के बाहर रहना पड़ता था क्योंकि दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स। रीजन, चंडाल वो लोगों की कैटेगरी को नाम दिया गया था जो कॉप्सेस को, डेड एनिमल्स को मतलब ठिकाने में लगाते थे, उनको जलाते थे, दफन करते थे। तो उनका काम जो था वो काफी पोल्यूटिंग नेचर का माना जाता। ड्यू टू दिस उनको विलेजेस के आउटसाइड रहने को कहा जाता था। दे हैड टू यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल, ये बात भी सच है। इट वॉज ए ड्यूटी टू सर्व एग्जीक्यूशन डिस्पोज, इनका काम था डिस्पोज करना। किसको डिस्पोज करना? ऑफ द बॉडीज हु हैड नो रिलेटिव। तो ये सारी स्टेटमेंट सही है, ए बी डी आर करेक्ट। तो आंसर सी गलत है। इनको ओल्ड क्लोथ डालने की ऐसे कोई सिग्निफिकेंट बात कही नहीं गई है, तो ये ऑर्नामेंट्स की तो बात कही नहीं थी। तो आंसर है सी पार्ट इज इनकरेक्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट। तो सी पार्ट विल बी अवर आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? कौरव जो थे सन ऑफ गंधारी थे, बिल्कुल सच बात है, ये स्टेटमेंट सही है। एकलव्य जो थे वो चंडाल कैटेगरी को बिलोंग करते थे, बात है गलत। इट वॉज नॉट ऑफ द चंडाल कैटेगरी, इट वॉज ऑफ निषाद कैटेगरी। तो जो एकलव्य थे वो निषाद कैटेगरी को बिलोंग करते थे, ना कि चंडाल, तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। पांडव थे वो सन ऑफ पांडु, बिल्कुल सही, तो ये स्टेटमेंट सच है। ये गोल्डस्मिथ भी थे, सुवर्ण नाकर्स गोल्डस्मिथ को कहते थे, तो हमारी 3 स्टेटमेंट सही, ये गलत। आंसर हो जाएगा बी पार्ट, क्योंकि हमें नॉट करेक्टली को फोकस करना था। चलिए, अब फॉरेस्ट ड्वेलिंग और हंटिंग कम्युनिटी, फॉरेस्ट ड्वेलिंग और हंटिंग कम्युनिटी को क्या नाम से जानते थे? तो फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटी का नाम था निषाद। चंडाल ये कौन सा काम करते थे? इनका काम था डिस्पोजिंग ऑफ बॉडीज, ये था इनका काम। ठीक है, स्वर्णाकर्ष गोल्डस्मिथ को बोलते थे, शूद्र का काम था सर्व करना बाकी को, अदर वर्नर्स को सर्व करना, ये इनका काम था, इनका शूद्र का। Which foreign traveler wrote in his account the untouchables had to sound a clapper in the street so that people could avoid seeing them? एक फॉरेन ट्रैवलर आए, उन्होंने अनटचेबल्स के बारे में ये सारी बातें बोली। उन फॉरेन ट्रैवलर का नाम है फाहीन। तो फाहीन एक ट्रैवलर थे जो चाइना से आए थे, चाइनीज ट्रैवलर थे, इंडिया में उन्होंने विजिट करा और उन्होंने अनटचेबल्स के बारे में ये सारी बातें बोली। तो फाहीन के बारे में थोड़ी सी बातें हम सीख लेते हैं। ये कब आए थे? ये आए थे नियर अबाउट 399 एडी में, इंडिया ने विजिट किया। किसके रीजन में या किस डायनेस्टी के अंडर ये आए थे? वो डायनेस्टी उस टाइम में इंडिया में थी चंद्रगुप्त 2। एक सेकेंड, चंद्रगुप्ता 2, जिनको किसी और नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम था उनका? उनका नाम था विक्रमादित्य। तो ये थे आपके फाहीन, 399 एडी में आए, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर आए, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात आपको पेपर में या सीयूईटी के एग्जाम में या किसी भी बोर्ड के पेपर में कभी पूछी जा सकती है। तो फैक्ट बेस्ड बातें हैं, हमें याद करनी चाहिए। अच्छा, ये कौन सी डायनेस्टी का पार्ट थे? ये गुप्ता डायनेस्टी की बातें चल रही है। डोंट गेट कंफ्यूज बाय चंद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता 2 जिनको विक्रमादित्य बोलते थे, वो गुप्ता डायनेस्टी का पार्ट थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज। यस, वुमेन को वेल्थ एक्वायर करने का एक तरीका ये भी था कि मैरिज के टाइम पे उनको जो मिले वो रख सकते थे। उन पे उनके चिल्ड्रन का हक हो सकता है, लेकिन हस्बैंड्स का कोई क्लेम नहीं होगा। तो उस मैरिज के ओकेजन पे जो गिफ्ट दिया जाए उसको बोलते थे स्त्रीधन। तो स्त्रीधन वाज द नेम ऑफ द गिफ्ट गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज। Which of the following was one of the occupation of the क्षत्रिय? क्षत्रिय का इनमें से एक ऑक्यूपेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड गिव गिफ्ट्स। ये बात सच है, सेक्रीफाइस परफॉर्म करवाना और गिफ्ट देना। वेदास को टीच करना ये आपके ब्राह्मण्स का काम है, ट्रेड करना ये आपके वैश्यस का काम है, एग्रीकल्चर भी वैश्य की कैटेगरी में आता है। तो सिर्फ क्षत्रियों का काम है सेक्रीफाइस करना, बिकॉज दे वर वॉरियर क्लैन, ये वॉरियर क्लैन को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति फॉर वुमेन देयर आर 6 मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग वुमेन को वेल्थ एक्वायर करने के 6 तरीके थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, वो पढ़ लेते हैं। शी कुड एक्वायर वेल्थ थ्रू एनी सब्सिक्वेंट गिफ्ट वॉट एवर हर अफेक्शनेट हस्बैंड माइट गिव हर। तो बात सच है, ये वो कर सकते हैं। She could acquire wealth through bridal possession। ब्राइडल पोसेशन से भी जो शादी के टाइम में मिला उसको स्त्रीधन बोलेंगे, वो उनको मिलना ही मिलना है।
उसके बाद शी कुड एक्वायर वेल्थ एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन एंड व्हाट शी गॉट फ्रॉम हर ब्रदर मदर, ये भी सच है। तो एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट एंड अफेक्शन जो उनके पेरेंट साइड से मिलेगा वो भी रख सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। लास्ट, शी कुड एक्वायर वेल्थ आफ्टर हर हस्बैंड डेथ, हस्बैंड के डेथ के बाद उनका कोई क्लेम नहीं होता था अपनी हस्बैंड के प्रॉपर्टी पर, इनफैक्ट बच्चों का हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होने के कारण हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया था। Which of the following statement is correct regarding the interpretation of Sutta Pitaka? What is Sutta Pitaka? एक बार इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। Sutta Pitaka is the book related to Buddhism। तो ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वन ऑफ द मेजर टेक्स्ट। बुद्धिज्म के 3 टेक्स्ट हैं, नाम लिखा देंगे, एक विनय, एक सुत्ता और एक अभिधम, अभिधम टाका। तो ये उनमें से एक सेकंड टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट में कुछ बातें बोली गई हैं, उनको इंटरप्रेट कैसे किया गया, क्या सेंस है, उसमें बुद्धा के थॉट्स के बारे में कहा गया था। बुद्धा की क्या थॉट प्रोसेस है, उनका क्या मैसेज है, वो मेजर यहाँ पे किया गया है डिस्कस। तो करते हैं बात। तो इसमें इंटरप्रिटेशन जो है वो कौन सी करेक्ट है वो हमें देखना है, ठीक है। चेक करते हैं। तो हमारा इसमें बुद्धिज्म के बारे में करते हैं चेक। ओरिजिनली ह्यूमन बीइंग्स डिड नॉट हैव एनी फुल्ली इवॉल्व बॉडीफाई फॉर्म्स, ये बात सच है, ओके। नॉर वाज वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स फुल्ली डेवलप्ड, ऐसा कहा गया है कि ओरिजिनली अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट ह्यूमन बीइंग्स के पास फुल्ली इवॉल्व बॉडी फॉर्म नहीं है, वो अभी भी इवॉल्व करते जा रहे हैं, ना कि प्लांट्स भी अभी फुल्ली इवॉल्व है, वो भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दूसरी, ऑल बीइंग्स लिव्ड इन अ आइडिलिक स्टेट ऑफ पीस, हर कोई एक स्टेट ऑफ पीस में रहने की कोशिश कर रहा है, टेकिंग फ्रॉम द नेचर ओनली व्हाट दे नीडेड फ्रॉम ईच मील, नेचर सिर्फ उतना ही लेता है अगर वो पीस की स्टेट में है जितना उसको रिक्वायर्ड है। तो ये स्टेटमेंट भी सच है। देयर वाज अ ग्रेजुअल डिट्यूरेशन ऑफ द स्टेट एज ह्यूमन बीइंग्स बिकम इंक्रीजिंग ग्रीडी, तो पीस की स्टेट में गिरावट आएगी कब, अगर इंसान ग्रीडी हो जाएगा और डिसीटफुल हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टीज इंसान के अंदर आ जाएं तो उसकी पीस की स्टेट में डिटोरेशन आ जाएगी। ये स्टेटमेंट भी इसी बुक के अकॉर्डिंग कही गई थी। लास्ट, ह्यूमन बीइंग्स वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द सिस्टम, ओके, दे कुडंट चेंज इन फ्यूचर, अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए ह्यूमन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सिस्टम दैट दे कुड नॉट चेंज इन द फ्यूचर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो फ्यूचर में चेंज ना कर पाए, ऐसे सिस्टम की क्रिएशन ना हो पाए ह्यूमंस के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट है गलत। तो हमारी ये स्टेटमेंट गलत है। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द सिस्टम, ऐसे सिस्टम की क्रिएशन वो नहीं कर सकते दैट दे कुड नॉट चेंज इन फ्यूचर। तो यस, अगर आपसे कोई चीज गलत हो भी गई उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया, तो स्टेटमेंट गलत है, कुडंट की जगह यहाँ हो सकता था, ठीक है। तो आंसर है ये ओके है, ये ओके है, ये ओके है। तो ये सुत्ता पिटाका जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ए बी एंड सी, डी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये है आपका सुत्ता पिटाका के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following strategies were evolved by the Brahmins to enforce norms of one order from this and this? कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो की गई थी ब्राह्मण्स के द्वारा वन ऑर्डर को फॉलो करने के लिए? तो चेक कर लेते हैं। पहली, ब्राह्मण यूज एम्फेसिस दैट वन सिस्टम डिवाइन, बिल्कुल सच बात है, वन सिस्टम डिवाइन है, ये हमको प्रोपोगेट करा। वन ब्राह्मण ट्राई टू कन्विंस पीपल दैट ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस आर डिटरमाइन बर्थ, बर्थ से ही हर चीज डिटरमाइन होती है, ये कन्विंस करवाया लोगों को। थर्ड, ब्राह्मण एडवाइज द किंग्स, किंग्स को एडवाइस किया कि इंश्योर करे कि पीपल ये वन सिस्टम को फॉलो करे। तो किंग्स के ऊपर उन्होंने एक ड्यूटी से लगा दी कि हाँ आप ये चीज इंश्योर करें कि वन सिस्टम फॉलो होता रहे। तो सारी स्टेटमेंट सही है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द बुक्स जो ब्राह्मण्स ने फॉलो करी ताकि ये सिस्टम फॉलो होता रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ
महासमता इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ महासमता, ये हमें इसमें देखना है। पढ़ते हैं उसको एक बार। आइडिया ऑफ लीडरशिप वाज बेस्ड प्योरली ऑन चॉइस, लीडरशिप प्योरली ऑन चॉइस है, ओके, इस पे हम बाद में आएंगे। इंस्टीट्यूशन ऑफ किंग वाज बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ गॉड, गॉड की चॉइस से ही आपका किंगशिप डिसाइड हो रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है। महासमता के अकॉर्डिंग गॉड का किंगशिप से कोई लेना देना नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आई थिंक हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल चुका है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, मैरिज विद इन यूनिट और किंग ग्रुप कास्ट, एक ही यूनिट में शादी करने को बोलते हैं, विद इन यूनिट बोलेंगे एंडोगामी। पुराण पुरानारूरू is one of the anthologies of poems to which literature does belong। तो ये बुक है जिसका नाम है पुरानारूरू, ये किसको बिलोंग करती है? ये आपके तमिल के संगम लिटरेचर का पार्ट है, तो हमें याद होना चाहिए नाम, पुरानारूरू बिलोंग्स टू तमिल संगम लिटरेचर। आगे, हिस्टोरियंस कंसिडर सेवरल एलिमेंट्स व्हेन दे एनालाइज टेक्स्ट, क्या क्या एलिमेंट्स हिस्टोरियन ने कंसिडर किए जब उन्होंने टेक्स्ट को पढ़ा, एक बार चेक कर लेते हैं। पहला, दे एग्जामिन द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट, बिल्कुल सही बात है, कहीं वो प्राकृत पाली तमिल लैंग्वेज में तो नहीं लिखी जो ऑर्डिनरी लोग यूज करते थे। दूसरा, दे आल्सो कंसिडर अबाउट द काइंड ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के काइंड के बारे में पढ़ा उन्होंने, वेदर ये मंत्रा वाली फॉर्म में है या जो रिचुअल स्पेशलिस्ट यूज करते थे, या ये स्टोरी की फॉर्म में है जो लोग सुनते थे पढ़ते थे। तो पहली स्टेटमेंट भी हमारी सही है, दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है, ये एलिमेंट हिस्टोरियंस ने पक्का यूज किया थे। तीसरा, दे आल्सो कंसीडर ऑथर्स पर्सपेक्टिव, बिल्कुल सही बात है, ऑथर का पर्सपेक्टिव भी उन्होंने यूज करा कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी लिखी जा रही है, कही जा रही है। आगे, दे ट्राई एंड असन पॉसिबल डेट ऑफ, डेट के बारे में बातें की, एज वेल एज द प्लेस, डेट और प्लेस, ये 6 एलिमेंट्स में से बिल्कुल सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, तुम्हारा आंसर होना चाहिए ऑल द अबव। तो ये सारे एलिमेंट्स जो ऊपर लिखे हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हिस्टोरियन ने यूज करे ताकि वो टेक्स्ट को अच्छे से लिख पाए या इंटरप्रेट कर पाए। नेक्स्ट, शाकास हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड बाय द ब्राह्मण्स एज, ओके, शाकास जो सेंट्रल एशिया से आए थे उनको ब्राह्मण ने किस नाम से पुकारा? ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, इनको हमने पुकारा मलेशिया की नाम से, बिकॉज इसका कारण है ये नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज यूज करते थे, नॉन संस्कृतिक लैंग्वेजेस। तो जो लोग नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज यूज करते हैं उनको मलेशिया के नाम से हम जानते थे। पाणिनि अष्टध्यायी इज द वर्क ऑन, पाणिनि की एक बुक है जिनका नाम है अष्टध्यायी, ये बुक किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू संस्कृत ग्रामर। तो पाणिनि ने किताब लिखी अष्टध्यायी, इट इज रिलेटेड टू संस्कृत ग्रामर। द वर्ड डायडेटिक, जैसे हमने पढ़ा कि हमने महाभारत को 2 एलिमेंट्स में बांट किया था, उसमें दूसरा एलिमेंट का मतलब डायडेक्टिक है, लेकिन डायडेक्टिक का सेंस क्या है? डायडेक्टिक का मतलब है एक किस्म की इंस्ट्रक्शन, तो समथिंग दैट इज मेंट फॉर पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन, सोशल नॉर्म्स या इंस्ट्रक्शन या सोशल मैसेज। अगर यहां पे मैं एक और वर्ड लिख दूं सोशल मैसेज, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सोशल मैसेज जो आप सोसाइटी को देना चाहते हो उसका मतलब डायडेक्टिक से कोरिलेट किया जा सकता है। व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द टीम ऑफ वीएस सुक्तंकर? वीएस सुक्तंकर एक सांस्कृतिक स्कॉलर थे, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रिपेयर द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो इस पूरे यूनिट को बनाने में 47 ईयर्स का इस टाइम लग गया। तो पूरी टीम को 47 ईयर्स लग गए इस सारे मटेरियल को कंपाइल करने में और कंपेयर करने में। अकॉर्डिंग टू डैश द पैटर्नल स्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द सन्स। तो किस बुक के अकॉर्डिंग ये पैटर्नल आपकी जो प्रॉपर्टी है सन्स में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए? तो बुक का नाम है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग पैटर्नल प्रॉपर्टी सन्स में इक्वली डिवाइड हो जानी चाहिए। ये है हमारे सारे एमसीक्यूज जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो अब हमने लेक्चर नंबर 6 खत्म कर लिया, हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम यूनिट नंबर 4 की तरफ शिफ्ट करेंगे इन लेक्चर नंबर 7।
So this is all from my side and thank you.